नमस्कार दर्शकों, मंडलगढ़ टीवी की चौपाल, पावर्ड बाय चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो लाइव ब्रॉडकास्ट जो है उसका एपिसोड 3 है और ये इसमें जो हमारे आज की जो मेन टॉपिक्स है वो रहने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, क्रिकेट डिस्कशंस और ह्यूमन लाइफ लेसन्स। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, वो अक्सर आपको स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में और क्रिकेट में जब भी इन चीज़ों का रोडू के अंदर नाम लिया जाता है तो इनका नाम ज़रूर आगे आता है। और फिलहाल सोशल मीडिया पर भी आपको अक्सर इनकी जो वीडियोज़ है वायरल होती हुई देखने को मिलती है। तो आज के मैं आपको गेस्ट से मिलाना चाहूँगा, वो हमारे बीच पहुँच चुके हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो है दिग्विजय रोनी सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मंडलगढ़ टीवी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने बेहतरीन सेटअप में मुझे आज बतौर अतिथि बुलाया। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। तो सर वैसे तो रोडू के अंदर आपको सब लोग जानते हैं और अभी फ़िलहाल मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो मेरा नाम पीयूष लाखटा है और सर फ़िलहाल जो नए लोग अभी यहाँ पर जो लाइव देख रहे होंगे, उनको एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम दिग्विजय रोनी है और मैं फ़िज़िकल एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर गवर्नमेंट कॉलेज सरस्वती नगर में हूँ और पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और एंटी ड्रग्स की कई तरह की मुहिमों में लोगों के साथ काम करता आ रहा हूँ और कई सामाजिक संगठन जैसे संजीवनी सहारा समिति, बहुत सारी संस्थाओं के साथ मेरा जुड़ना हुआ है। रोडू स्पोर्ट्स एसोसिएशन है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स के माध्यम से मैं राखी सनी फुटबॉल क्लब और बहुत सारी ऐसी समाज सेवी संस्थाओं जिनके साथ मेरा जुड़ना हुआ है, उन्हीं से कुछ न कुछ सीखते हुए आज मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, जिसके कारण मुझे आज मंडलगढ़ जैसे टीवी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि और मेरे लिए खासकर मेरे लिए कि मुझे एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो सर अभी फ़िलहाल आपको कैसा लग रहा है लाइव ब्रॉडकास्ट पे ये बिल्कुल लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है? मुझे अच्छा लग रहा है और किसी को भी अच्छा लगता है कि अगर किसी को स्क्रीन मिले और स्क्रीन में मुझे तो आदत सी हो गई है, अगर 4-5 दिन स्क्रीन ना करूँ तो मुझे ये लगता है कि कोई अहम हिस्सा या पेट के अंदर से कोई किडनी निकल के चोरी हो गई हो, ऐसा महसूस करता हूँ। तो आज स्क्रीन मिली है तो सुखद महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि आप भी अक्सर सोशल मीडिया पर, फ़ेसबुक पर अक्सर वीडियोज़ डालते रहते हैं जिसमें आप समाज को बेहतर बनाने के लिए अक्सर बोलते रहते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। देखिए, सभी को तरह-तरह की एडिक्शन होती है, तो हमें ये एडिक्शन है कि हम कुछ न कुछ करते रहें, लगातार बिज़ी रहें कुछ ऐसे काम करते रहें जिससे लोगों के बीच हम हैपनिंग नज़र आएँ। तो उल्टे-सीधे कई तरह के प्रयास करता हूँ, कई बार चलते हैं, कई बार नहीं चलते हैं उससे सीखता हूँ, चल जाते हैं तो खुशी होती है। बिल्कुल सर। आपकी काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ होती है कई वायरल वीडियोज़ हमने देखी है। तो फिलहाल अभी जो हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट है उसको शुरू करते हैं। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स है वो सबसे पहले हम टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस से सर। तो अ, आपके हिसाब से सर रोडू के अंदर फिलहाल अभी स्पोर्ट्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या रोडू एक बड़ा स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है? जी हाँ, बनने नहीं जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बन बन चुका है। चुका है। हम कई तरह के ऐसी बहुत कम मुझे लगता है तहसील हेडक्वार्टर्स होंगे जहाँ पर किसी तहसील से इतने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते बिल्कुल होंगे। सर। तो ये बड़े मतलब मेरा सीना जो है गर्व से चौड़ा होता है कि मुझे लगता है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, जिस क्षेत्र से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलते हैं। किसी भी इस तरह की गेम आप ले लें, तो हर गेम में हमारी क्षेत्र से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे कई जगह राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी नहीं बिल्कुल सर। मिलते हों। तो सर हम यहाँ पर मेन जो गेम्स हैं उनकी बात करें तो अक्सर यहाँ पर सुर्खियों में ज़्यादातर वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहते हैं। देखिए, गेम सारी मेन होती है, हुँ, आपका डिपेंड करता है कि आप लकीली किस इलाके में पैदा हुए हैं। हमारा जो कल्चर है वो इस तरफ को कल्चर वॉलीबॉल, कबड्डी का कल्चर है। लेकिन गेम्स की अगर मैं बात करूँगा तो हर एक गेम बहुत ज़रूरी है। हर एक तरह-तरह के गेम्स आदमी को खेलने चाहिए, जिससे आदमी फिट भी रहता है और उसकी एक जो पहचान है वो ना सिर्फ़ अपने तहसील लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनती है और उसका जो सोशल फैब्रिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को किसी न किसी तरह से स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर जैसे हम देखते हैं क्रिकेट
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग दर्शक की बात करें तो जब भी क्रिकेट के मैच होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दर्शक इकट्ठा हो जाता है। तो और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि रोडू में क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर हो चुका है। शायद इस लेवल के टूर्नामेंट मैं तो सोचता हूँ कि हिमाचल में शायद कहीं पर नहीं होते। क्योंकि हर आप देख सकते हैं गाँव-गाँव में हर नवयुवक मंडल बेस्ट से बेस्ट करता है लेवल को ऊपर करने के लिए। प्राइज़ बेस्ट होते हैं, पूरी व्यवस्था बेस्ट होती है, मैट्स होती है। तो सर आपको लगता है कि क्या रोडू में ही ऐसे मैच हो रहे हैं यहाँ पर हिमाचल में फिर नहीं, आप देखेंगे कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में स्पोर्ट्स को देखेंगे थ्रू आउट इंडिया, हमने हर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल, हम आप ऊपर तक देखेंगे बहुत सारी स्कीमें जो सरकारों की स्कीमें लॉन्च हुई है, उन स्कीमों का बहुत फ़ायदा हुआ है और आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और भारत अब स्पोर्ट्स टैली में बहुत अच्छा कर रहा है। अभी प्रयासरत हैं, हमारा देश अभी धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। हालाँकि अब अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें होना चाहिए था, लेकिन उस दिशा में अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और सभी खिलाड़ी मन लगाकर खेल भी रहे हैं और रिज़ल्ट भी धीरे-धीरे आ रहे हैं। बिल्कुल सर। ये एक लंबा प्रोसेस है, लंबी तपस्या है। 25-30 सालों की तपस्या में ये माने कि हमने 5-10 साल का जो सफ़र है ये तय कर लिया है। लेकिन आप यकीन मानिए हम अगर जो हम 2036 की बात करते हैं, उस वक़्त की मेडल टैली आप ज़रूर देखेंगे, आपको फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक बेस्ट स्पोर्ट्स बताएँ करियर ग्रोथ के लिए? देखिए, मैं हर बार कह रहा हूँ कि आपको जगह-जगह मतलब रीजन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस रीजन से आते हैं तो और आपको कौन-सा स्पोर्ट्स करना चाहिए। हर फ़ील्ड में, हर स्पोर्ट्स में अलग एक करियर है। इससे पहले कम गेम्स थी, अभी 19 गेमें जो हैं स्पोर्ट्स कोटे में और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐड की हैं, तो अब तो आपके पास जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। पहले बहुत लिमिटेड दायरा था लेकिन 19 स्पोर्ट्स और जुड़े हैं तो अब दायरा जो है स्पोर्ट्स की नौकरियों का बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर आप कमर्शियली स्पोर्ट्स को लें तो आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छे लेवल के अगर आप एथलीट बन जाओ, एथलीट की मैं बात करूँगा अगर आप विराट कोहली बन जाओ तो आप कभी नौकरियाँ नहीं माँगेंगे। बिल्कुल। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाओ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी आपको सरकारों को ये नहीं कहेगा कि मुझे डीएसपी बना दो, मुझे एसपी बना दो। अगर आप चीज़ों को कमर्शियली और प्रोफेशनली अच्छे लेवल पर करते हो, आपकी एसोसिएशंस अच्छा काम करती है, तो आप ये सरकार की नौकरियाँ माँगना छोड़ देंगे। बिल्कुल सर। पर अगर हम रोडू के अंदर देखें तो फ़िलहाल अभी 2 हॉस्टल हमारे पास मौजूद है गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर एक वॉलीबॉल का और एक फुटबॉल का। तो सर फुटबॉल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इसमें आगे जाके इंडिया में आपको लगता है कि मुझे तो लग रहा है कि फुटबॉल का फ्यूचर आने वाला है? बड़ा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। देखिए फुटबॉल मैं खुद उसी स्पोर्ट्स हॉस्टल का मैं पहला छात्र हूँ जब ये स्पोर्ट्स हॉस्टल खुला था, तो इस स्पोर्ट्स हॉस्टल में पहली एडमिशन मेरी हुई थी। मैं बार-बार जगह-जगह ये गर्व से कहता हूँ कि स्पोर्ट्स हॉस्टल रोडू में मैं रहा हूँ और कई सालों तक रहा हूँ। उसी एक्सपोज़र के चलते हम जीवन में जो भी कर पाए तो स्पोर्ट्स हॉस्टल रोडू का एक बड़ा योगदान है। बहुत सारे नेशनल्स के लिए हम उस स्पोर्ट्स हॉस्टल रोडू के बैनर तले हम खेलने जाते थे। तो आज भी पहचान जब हम रोडू से बाहर जाते हैं, तो एक टीचर के रूप में पहचान हो सकता है हमारी इस क्षेत्र में हो, लेकिन एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में जो पहचान है, वो पूरे हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में बनी है। इस बात का हमेशा ही हमें गर्व रहा है। फुटबॉल और वॉलीबॉल का जो हॉस्टल है, इसने शुरू से ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं, ना सिर्फ़ हिमाचल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अच्छे विशालकाय की मैं बात ज़रूर करूँगा। बिल्कुल। उधर वॉलीबॉल में भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अमित वहाँ से रांटा। निकले हैं। आज की खबर है अमित बिल्कुल सर। रांटा अभी भारतीय टीम की संभावित जो टीम है उस टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है। अर्जुन हैं वो इसी हॉस्टल से निकले हैं। इससे पहले भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। पंकज शर्मा को हम कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल उन्होंने सर। भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वॉलीबॉल का नाम ऊँचा किया है। तो स्पोर्ट्स हॉस्टल का एक अलग योगदान है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हुँ। और अगर सर कोई बच्चा इन गेम्स के अलावा किसी गेम्स में ट्राई करे जैसे कि क्रिकेट लाइक, तो उसे किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो अपनी गेम को आगे बढ़ा पाए, बड़े लेवल पर खेल सके? देखिए हम क्रिकेट की तरफ बढ़े पहले मैं रोनी टकोरवान की भी बात करूँगा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इससे पहले स्पोर्ट्स बिल्कुल। हॉस्टल रोडू से गए थे। बात क्रिकेट की है, क्रिकेट में अभी हमें थोड़े से परिवर्तन करने होंगे क्योंकि क्रिकेट में अभी क्या है कि हम एक ऐसा क्रिकेट खेल रहे हैं जो अनकंट्रोल्ड क्रिकेट है। आपको जैसे सर? मतलब जैसे ये माने कि आप जब तक नेट्स में आप नहीं जाएँगे, बिल्कुल। जब तक आप नेट्स में टाइम नहीं देंगे, हुँ। आप क्या है ओपन एयर क्रिकेट खेल रहे हो।
आप घर से निकलते हो 4 बजे, आप घर से जाते हो खेलने, एक पारी खेलते हैं, मुश्किल से 2 या 3 बॉलें आप खेल पाते हो। आप कभी आउट हो जाते हो, कभी मुश्किल से आपके कोटे में 20 बॉलें आती होंगी। 20 बॉलें आपकी स्किल को कभी इम्प्रूव नहीं कर लाइक सकती। वो एंटरटेन लेकिन अगर आप नेट्स में जाते हो तो आप 2 घंटे के अंदर 200, 250, 300 बॉलें खेल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो जितनी ज़्यादा आप बॉल्स खेलोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। और सर अगर स्पोर्ट्स पर्सन की हम बात करें तो उसके लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिट रहने के लिए सर कुछ टिप्स बताएँ कि फिट रहने के लिए क्या किया जाए? देखिए, फिट रहने के लिए कुछ भी टिप्स नहीं है, फिट आप खेलते रहिए, आप खुद फिट हो जाएँगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जिम ज़रूर जाएँ। मतलब जिम को अपनी लाइफ़ का एक लाइफ़स्टाइल बनाएँ, एक करिकुलम बनाएँ, एक रूटीन बनाएँ। अगर आप जिम से जुड़े रहेंगे तो आपकी फिटनेस एट्रिब्यूट्स जो है आपकी बॉडी में रहेंगे, आप किसी भी स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा कर पाएँगे। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, अगर आप युवा साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आपके आस-पास कोई भी जिम है, तो आप जिम को ज़रूर जॉइन करें। वो आपको न सिर्फ फिट रहने में बल्कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहांस करने में ज़रूर बहुत बड़ा योगदान जिम का रहता है। बिल्कुल सर। और सर बच्चों को नेशनल लेवल तक पहुँचाने के लिए क्या कदम उठाने ज़रूरी है? लाइक अगर हम गेम्स की बात करें जैसे वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, इन सब में फुटबॉल हो गया। देखिए, अगर आप रूटीन की बात करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि पहले अगर 10 साल पहले नेशनल खेलना बड़ा आसान हुआ करता था। लेकिन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने जिस तरह से ग्रोथ की है, अब नेशनल खेलना कोई आसान काम नहीं रह गया है। जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है वो मास लेवल पे होने लग गई है और बहुत कंपटीशन के बाद आप बड़ी मुश्किल से नेशनल पहुँच पाते हो। तो अगर आपने नेशनल खेलना है तो आपको एक तो जल्दी शुरू करना पड़ेगा, अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अच्छी डाइट करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात है, जो अगर आपने रिज़ल्ट लेने हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है रेस्ट। आपकी ट्रेनिंग जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छा आपका रेस्ट होना चाहिए। अगर इन दोनों का बैलेंस नहीं हुआ, तो आप एक अच्छे एथलीट नहीं बन सकते हैं। एथलीट बनने के लिए सबसे बड़ी एक मेहरबानी भगवान की भी होनी चाहिए कि आप कोई इंजरी ना हो जाए। अगर आप इंजरी से बचे, अच्छी ट्रेनिंग आपकी हुई और एक अच्छा रेस्ट आपने ले लिया, तो आप एक अच्छे एथलीट 100% बनोगे। अगर आप ये करोगे कि आप शाम को ट्रेनिंग कर रहे हो, रात को मेले में जा रहे हो, कहीं जगराते में जा रहे हो, तो आप कभी रिजल्ट नहीं दे पाओगे। आपको कुछ शौक मारने होंगे, आपको कुछ शौक खत्म कर देने होंगे। अगर आप ये सब कुछ कर पाए, तो ज़रूर आप एक अच्छे प्लेयर बन पाओगे। बिल्कुल सर। और सर अभी आपका जो अपकमिंग इवेंट है बहुत बड़ा क्रिकेट से रिलेटेड, अब हम आते हैं क्रिकेट क्रांति। उसके बारे में सर कुछ दर्शकों को बताएँ। देखिए, क्रिकेट क्रांति अब एक इतना बड़ा इवेंट हो गया है कि ये अब रोडू की नाक की बात हो गई है। ये क्रिकेट का नाम जो है अब राष्ट्रीय पटल पर मैं कहूँगा, लेकिन हम ज़रूर एक दिन इससे भी ऊपर जाएँगे। लेकिन राष्ट्रीय पटल पर आज क्रिकेट क्रांति का नाम लिया जाता है, तो ये सिर्फ क्रिकेट क्रांति परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समस्त रोडू और ऊपरी शिमला हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। और एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे एचपीसीए से, जिसे शिमला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त हो, जिसमें एक ऐसी मुहिम एचपीसीए और शिमला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कर रही हो कि अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आप फास्ट बॉलर टैलेंट हंट का आपके लिए एक कार्यक्रम एचपीसीए और शिमला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट क्रांति के मंच से आपके लिए करा रही है। तो ये किसी भी एसोसिएशन के लिए, किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं हर उस बच्चे को जो तेज गेंदबाजी करता है, अगर आपकी उम्र 12 से 20 साल के बीच की है, आप 3 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम समाला रोडू आए और अपनी धारदार गेंदबाजी को ठीक जगह पर सही लोगों के सामने, सही लोगों के से मेरा मतलब है कि बीसीसीआई के क्वालिफाइड कोचेस जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और स्पीड गन की जो मशीन होती है, जो आज तक शायद हमने नहीं देखी है और हम बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, आप उस स्पीड गन के सामने अपनी गेंदें फेंके, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जिस स्पीड को तेज मानते हैं वो स्पीड कितनी है, आप कितने रफ्तार से गेंद फेंकते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप 3 तारीख को रोडू आएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्रांति परिवार, एचपीसीए और शिमला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दिया जा रहा है। नहीं सर, इससे मतलब रोडू के अंदर क्रिकेट का लेवल और ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है।
देखिए, अब हम तो मानते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ों के सफल होने के पीछे पैसा बहुत बड़ी बिल्कुल सर। अहमियत रखता है। हुँ, हमें खूब पैसा मिलता है, लोग खूब प्यार देते हैं, लोग भर-भर के हमें पैसा देते हैं, पैसों की कभी क्रिकेट क्रांति को कोई कमी नहीं रही है। लेकिन जो पैसा हमने लोगों से लिया होता है, उसे बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ हर उस व्यक्ति को जिसने हमें सहयोग किया है, उसे इस बात का एहसास दिलाना कि हमारे पैसे सही जगह गए हैं, हमारे पैसे सही जगह लगे हैं। हुँ, अगर ये एहसास हम दिला पाएँ, तो क्रिकेट क्रांति को हम सफल मानेंगे। बिल्कुल। तो ये काम करने में हम सफल हो पाए, जिसका नतीजा ये कि हर 2 साल के बाद जब क्रिकेट क्रांति आती है, तो 50 लाख रुपए के बजट की इतनी ज़्यादा चिंता हमें नहीं रहती है, क्योंकि हम जानते हैं हमने लोगों का विश्वास कमाया है, हमने खिलाड़ियों का विश्वास कमाया है और बहुत बड़ा संगठन शिमला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और एचपीसीए का विश्वास कमाया है। तो मुझे लगता है इस बार भी क्रिकेट क्रांति अच्छी होगी, लेकिन दर्शकों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं दर्शक ऐसे हों जैसे आज तक आते रहें, अगर इससे भी डबल हों तो हमें और खुशी होगी। बिल्कुल। इस बार सर क्रिकेट क्रांति कितने दिन की रहने वाली है? क्रिकेट क्रांति का एक फिक्स्ड पैकेज है, 4 दिन की हमेशा होती है, इस बार भी 4 ही दिन की है, 3 को ओपनिंग होनी है और 6 को क्लोजिंग होनी है। और तो 3 से लेकर आप 6 तारीख तक अपने सारे काम वाइंड अप कर दें और 3 से 6 तक बिल्कुल फ्री रहें। एक से एक मैचेज़ आपको देखने को मिलेंगे, एक से एक खिलाड़ी, आईपीएल के खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे और आपको ये देखने को मिलेगा, जो क्रिकेट आप खेलते हैं और जो असली क्रिकेट है, उन क्रिकेटर्स में और आपकी क्रिकेट में क्या क्या फ़र्क फ़र्क है। है? तो सीखने के लिए ज़रूर आएँ, क्रिकेट क्रांति देखने ज़रूर आएँ। बिल्कुल सर। इस बार नाइट मैच भी होंगे ना सर? जी हाँ, पिछली बार से ही हमने जो सीज़न 4 था उससे एक पहल शुरू की थी, जो पहल पूरे देश में बड़ी हिट हुई थी। इस बार हमने और उसको नेक्स्ट लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे ले जाकर एक अच्छी लाइट जो फैसिलिटी है, फ्लड लाइट्स की जो फैसिलिटी है, पिछली बार से भी अच्छी सुविधा हम आपको पेश करेंगे। तो इस बार सर आप जैसे कह रहे हैं कि आपको बड़े लेवल के खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे। क्या जो रोहड़ू के लोकल खिलाड़ी हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो भी हमें खेलते हुए दिखेंगे? देखिए, ये टूर्नामेंट अब थोड़ा बड़ा हो गया है। जी। इस टूर्नामेंट का जो मकसद है, वो ये है कि जो लोकल खिलाड़ी हैं, उन लोकल खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी बनाना, ये हमारा मकसद है। लोकल खिलाड़ी लोकल ही रह जाए, तो क्रिकेट क्रांति की सफलता को मैं सफलता नहीं मानूँगा। लोकल खिलाड़ी को नेशनल खिलाड़ी बनाने का एक सपना हमने देखा है, तो ये सपना हम क्रिकेट क्रांति सीज़न 4 से शुरू किया था लेदर क्रिकेट की तरफ जाने का और सीज़न 5 में और बेहतरीन खिलाड़ी आएँगे, आप उन्हें देखें और उनसे प्रेरित होकर आप राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी बनें, ये हमारा सपना है, ये हमारी मुहिम है। सर सीज़न 5 में इसके अलावा और कुछ नए बदलाव देखने को हमें मिलेंगे? सीज़न 5 में बहुत सारे बदलाव हैं, नई तरह का क्रिकेट है। आप समझे कि चुनिंदा सिर्फ 100 खिलाड़ी आ रहे हैं। पूरे देश के स्लॉट में एक-एक खिलाड़ी हर टीम में आपको मिलेगा। रणजी ट्रॉफी के 3 खिलाड़ी एक टीम में मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के 5 और तहसील के 3 और अंडर 19 का 1 टीम में खिलाड़ी मिलेगा। तो जहाँ पर इतनी प्योरिटी के साथ टीमें बनी हो, इतना संघर्ष के साथ टीमें बनी हो, बहुत जो हमारे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो मेरे फ़ेवरेट खिलाड़ी थे, उनको जगह नहीं मिली। जो लेवल है कंपटीशन का वो इतना ऊपर हो गया है कि मेरा फेवरेट खिलाड़ी उसमें कम्पीट नहीं कर पाया और उसको क्रिकेट क्रांति में जगह नहीं मिली। तभी मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट क्रांति का जो मुहिम है, वो लोकल प्लेयर को एक राष्ट्रीय स्तरीय प्लेयर बनाना हमारी मुहिम है। जी सर। क्या आप अपना फ़ेवरेट खिलाड़ी बता सकते हैं सर? मेरे सभी फ़ेवरेट हैं, अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो मुझे लगता है ये बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार मिडल ऑर्डर बैट्समैन में कोई अच्छा लगता है, कई बार स्लॉगिंग में कोई अच्छा लगता है, कई ओपनर अच्छा होता है, तो तरह-तरह के खिलाड़ी हैं, कई गेंदबाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कई विकेट कीपर बहुत अच्छे लगते हैं, तरह-तरह के खिलाड़ी हैं, तो एक का नाम लेना मुझे बिल्कुल लगता है सर। कि अच्छी बात नहीं होगी। मतलब कुछ लोकल खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। कुछ लोकल खिलाड़ी मतलब तहसील लेवल के 3 खिलाड़ी एक टीम में शामिल होने हैं। वो 3 बेस्ट 3 आएँगे तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ बिल्कुल। हज़ारों खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें से बेस्ट 3 किसी-किसी को मौका मिलेगा। जी सर। और फ्रैंचाइज़ी में कुछ चेंजेज़ हुए हैं इस बार? हाँ, फ्रैंचाइज़ी में कुछ चेंजेज़ हुए हैं, हम कम लोगों के साथ जा रहे हैं। फिलहाल अभी 6 टीमें हैं जो अभी क्रिकेट क्रांति में उतरेगी, तो 6 टीमों के साथ हम और लीग जाएँगे, मैचेज़ लीग होंगे। मैचेज़ होंगे। जी। और सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके माइंड में किस तरह से आइडिया है कि हम क्रिकेट क्रांति जैसा कोई टूर्नामेंट रोहड़ू में करवाएँ?
नहीं देखिए, इससे बिल्कुल ऐसा नया आइडिया तो ये था नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत सारी चीज़ें देश और दुनिया में हो रही थी। हमने वहीं से आइडिया उठाया। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चाणक्य जैसी कोई नई चाल हमने चली होगी। ये पहले से भी होता आ रहा था, लेकिन हमने अपने शहर में प्रयास किया, अपने स्टेट में प्रयास किया। वो प्रयास पहला था, इसलिए सबको पसंद आया। आज तो आप देख रहे हैं जगह-जगह ये इससे भी अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी को मेरी शुभकामनाएँ हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें, स्पोर्ट्स होता रहे। जो दूसरी दिशा की तरफ हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, उस गुमराह होती हुई बच्चों को हम वापस मैदानों की तरफ उनके कदमों को खींच पाएँ, यही हमारा लक्ष्य है। जी सर। और सर इसके बाद आपको लगता है कि रोहडू और हिमाचल से जो क्रिकेट में जो फ्यूचर है वो आगे बढ़ने वाला है और जो खिलाड़ी है वो बड़े स्तर पर खेल पाएँगे इसके देखिए, बाद? फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है। आप मेहनत करोगे, आप आगे जाओगे। क्रिकेट की अगर मैं बात करूँगा, तो क्रिकेट में आपको मैं बता दूँ, अभी आप अगर इंडिया टीम को देखेंगे, ये सभी खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका कोई माई-बाप नहीं था। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होंगे जो माई-बाप के साथ बिल्कुल सर। क्रिकेट इंडिया टीम में खेल रहे हैं। कोई गली मोहल्ले से उठ के आया, हुँ। कोई इतनी गरीबी और गुर्बत से उठ के आया हुआ है। आज पूरी टीम ऐसे खिलाड़ियों की है, जिसका कोई नहीं था, आज वो इंडिया टीम के कप्तान है। बिल्कुल तो सर। आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट की लोकप्रियता अब इतनी है कि वो सिफ़ारिश के नीचे नहीं दब सकती। जो परफ़ॉर्म करेगा वो 100% आगे जाएगा। अगर आगे नहीं जा पाता, तो आज इंडिया की टीम में आपको ये सभी जो लोग बहुत मुश्किल से पढ़ लिख कर के आगे आए हैं, मुश्किल से खेल कर के आगे आए हैं, जिनके मतलब बहुत एक ऐसी परिवार से आते थे जिनकी बहुत कोई पैठ नहीं थी, लेकिन आज इंडिया टीम को चला रहे हैं, इंडिया टीम में खेल रहे हैं। तो ये बात इस बात को दर्शाती है। अमूमन हमने ऐसा आदत हमें बन गई है कि हर बार हम सिफ़ारिश की आड़ लेके अपने बच्चे को ये कह लेते हैं कि नहीं, सिफ़ारिश की वज़ह से बाहर हो गया। अगर ऐसा होता, तो आप समझ सकते हैं कि क्या भारत की टीम में ये बच्चे होते जो आज खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बार सर प्लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप बताएँ कि उन्हें अगर वो क्रिकेट में अपना फ्यूचर चाह रहे हैं, तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चढ़ना चाहिए कि वो इस लेवल तक पहुँच पाए? देखिए, ये बात तो पक्का सरासर सच्चाई है कि आईएएस बनना आसान हो गया है और इंडिया टीम से क्रिकेट खेलना बिल्कुल मुश्किल सर। हो गया है। तो अगर आप इस क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात तो गाँठ बाँध लें कि एक बहुत मुश्किल तपस्या है। जी सर। इतनी मुश्किल तपस्या है कि आपको भगवान मिल सकता है, पर इंडिया टीम नहीं मिल सकती। तो सच्ची श्रद्धा और सच्ची मेहनत, सच्ची लगन से आप जाएँगे, तो आप देख रहे हैं ऐसा भी नहीं कि भई नामुमकिन है। बहुत सारे लोग ये करके बता रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जैसे बच्चे भी हैं जो 16-16 साल की उम्र में ही इंडिया टीम में आ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। जी, जी सर। मतलब मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहो, सफलता 100% आपको कभी मिलेगी ज़रूर। जी सर। और सर जैसे कि आपने इससे पहले कहा था कि आजकल जो युवा पीढ़ी है और बच्चे हैं, यंगस्टर खासकर, वो गलत राह की ओर जा रहे हैं। जैसे कि ड्रग्स की ओर बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो सर उसके बारे में इसको कैसे युवा पीढ़ी में कम किया जाए? यंगस्टर्स को नशे से कैसे रोका जाए? इसके लिए क्या किया जाए सर? देखिए, इसके लिए तो हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। हुँ, जितने सामूहिक प्रयास हम करेंगे, उतना ही हम इसको कम करने में कामयाब होंगे। अगर हम सोचें कि हम अकेले इस चीज़ को रोक पाएँगे, तो ये नामुमकिन है। सामूहिक प्रयासों से ही पेरेंट्स के प्रयासों से ही ये चीज़ें संभव हो पाएगी। बाकी सब अपने स्तर पर अगर काम करेंगे, तो ज़रूर धीरे-धीरे इसमें हमें कमी महसूस होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। एक बात पेरेंटिंग की ओर सर थोड़ा-सा आप बताएँ कि पेरेंट्स की कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनको किस तरह से बच्चों को संस्कार देने चाहिए, उनका किस तरह से पालन करना चाहिए ताकि वो नशे से खासकर दूर रहें? क्योंकि आप भी साथ-साथ में एक पेरेंट आपके भी बच्चे हैं, तो किस तरह का उन्हें परवरिश देनी चाहिए कि वो बाद में जाके नशे की चपेट में ना आएँ? देखिए, मेरे मेरे बच्चे 2 मेरे अपने हैं, लेकिन 2000 मेरे अपने से भी ज़्यादा करीब हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार देता हूँ और उन्हें ये समझाता हूँ कि भई आप हो सके तो कोशिश करें इन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि आप अगर इन ड्रग्स जैसी चीज़ में फँस गए, तो आप ये समझिए जीते-जीते अगर आपने नर्क देखना है, तो ड्रग्स में फँसे लोगों का जीवन देखें, वो नर्क से कम नहीं है। बिल्कुल सर। और कुछ बच्चे क्या करते हैं सर कि मतलब नशे से तो वो
छुटकारा पाना चाहते हैं। पहले उन्होंने नशा किया और उसके बाद वो छुटकारा पाना चाहते हैं, पर वो लत उन्हें छोड़ नहीं रही है। तो उस लत को कैसे छोड़ा जाए? उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाएँ और अपने मन को कहीं न कहीं व्यस्त रखें। आप जितना व्यस्त रहेंगे उतने मस्त रहेंगे। अगर आप चीज़ों को अगर उसी कंपनी में रहेंगे, उसी नेगेटिव माहौल में रहेंगे तो आपका थोड़ा-सा मुश्किल है फिर जीवन और वापस रिहैबिलिटेट करना कि जिस अवस्था में आप थे, उस अवस्था में वापस आने के लिए आपको थोड़ा-सा अपने आप से स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, जी। दूसरों के मोटिवेशन से आप इस जंग को नहीं जीत पाओगे। अगर आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, तो शायद आप इस जंग में जीत आपकी होगी। बिल्कुल, क्योंकि सर नशा तो लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सुख महसूस हो रहा है। पर नशे से जो सुख मिलता है वो टेम्परेरी सुख आपको मिल रहा है। तो उसको छोड़ने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। पुराना जो सब कुछ आपकी जो लत है और जो संगत है उसे छोड़ना पड़ेगा और कुछ मुझे लगता नया है अपनाना होगा। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सुख शब्द का तो हम इस्तेमाल ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सुख कभी नहीं हो सकता जो आपको जीवन भर का दुःख दे। जी, जी। तो मेन है कि आपने अपने डोपामाइन डोपामाइन। को खुश करना है तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अनगिनत सैकड़ों हज़ारों गेम्स आ गई हैं, जी। सैकड़ों हज़ारों रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आ गई है, सैकड़ों हज़ारों आपके दोस्त हैं, आप उन दोस्तों के साथ व्यस्त रहें और इन चीज़ों से दूर रहें। हुँ। मतलब एक आदत को छोड़ने के लिए हमें कोई दूसरी आदत अपनानी पड़ती है। जी हाँ, देखिए सिर्फ़ मतलब आप बहुत सारी एडिक्शन ले सकते हैं ड्रग्स को छोड़ के। हुँ। हर चीज़ में आनंद है, हर चीज़ में अपना मज़ा है। आप देखेंगे कि कई तरह के एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोग आदमी खुश रहते हैं। कई लोग जो है सोलो ट्रैवलिंग करते हैं। अकेले ही पूरा जो ट्रांस हिमालय है उसे ही पैदल चल के क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन नशे जैसी चीज़ का सेवन बिल्कुल सही। नहीं करते। हुँ। तो उन्हें भी अपना ही एक उनका जो अपना ही एक आनंद है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो सिर्फ़ ड्रग्स ही क्यों? बिल्कुल सर। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो नशा करते हैं, लेकिन अब मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी नशे की ओर जाऊँगा, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ पाए। तो सर और बच्चों को अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाना चाहिए पहले से ही लेके देखिए, छोटी बात आज से के लेके? जीवन में, आज के समाज में अगर सबसे अच्छी बात किसी को लगती होगी तो यही लगती होगी जो आपने अभी की कि शायद ही अब कभी मैं कभी ड्रग्स की तरफ जा पाऊँ। इस बात को सुनने पर मुझे लगता है रोडू का एक-एक युवा जो है वो इस बात को सुने और इस बात पर अमल करे कि आपका जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चाहे आपको कोई कितना ही क्यों ना ललचा दे, बिल्कुल सर। लेकिन आप कभी भी ड्रग्स की तरफ ना जाएँ। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि बच्चे या फिर मैक्सिमम यंगस्टर्स दोस्त के साथ बैठे हैं, तो साथ-साथ में वो उनके साथ-साथ में पहली बार बोलेगी कि नशा कर ले, ऐसा साथ-साथ में शुरू कर देते हैं और बाद में उन्हें लत लग जाती है। मैं भी क्योंकि उनके साथ बैठता हूँ, जैसे मेरे दोस्त हैं, पर मैंने आज तक जब इतनी बार उन्हें मना कर दिया, वो मुझे पूछते भी नहीं है, मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे दोस्त नशेड़ी नहीं है कुछ, पर मैं अब देखिए, ये माइंडसेट सबको ही स्ट्रॉन्ग हो शुरू चुका में है। ऐसा लगता है, ये गलतफ़हमी है। हर एक युवा को शुरू में होती है कि मेरी विल पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तो 1 या 2 बार लूँगा और फिर कभी नहीं लूँगा, मैं बस इसे एन्जॉय करूँगा। बिल्कुल सर। लेकिन जब थोड़ा-सा समय होता है तब उसे समझ आता है कि अब ये जो है, ये हाथ से उसकी काबू से मजबूरी बाहर, बन गई बिल्कुल है। सर। अब ये इच्छा से नहीं मतलब उस अनचाहे भी उसे लेना ही पड़ता है। तो आपकी भी ये स्थिति कभी ना आ जाए कि अनचाहे भी आपको बिल्कुल सर। ड्रग्स की तरफ जाना पड़े। हुँ। तो सर ये तो ड्रग्स की बात होगी, इसके बाद एजुकेशन की हम बात करें। एजुकेशन स्पोर्ट्स के साथ-साथ कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, एजुकेशन तो हमेशा स्पोर्ट्स से ऊपर ही रही है। हुँ। स्पोर्ट्स एक अलग तरह का एक लाइन है और एजुकेशन अलग तरह की लाइन। इन दोनों का जो सामंजस्य बिठा दे, जो स्पोर्ट्स भी करे अच्छा और एजुकेशन। एजुकेशन भी ले ले अच्छी, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट है इस धरती का। मतलब अगर आप एक बहुत अच्छे आईएएस हैं, हुँ, हुँ। सिर्फ पढ़ाई को सिर्फ आईएएस से नहीं ले सकते। मैं बिल्कुल इसे सर। फिर रेक्टिफ़ाई करूँगा कि हुँ। आपकी जो एजुकेशन है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप आईएएस करें, आप प्रोफ़ेसर बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने। लेकिन पढ़ाई आपको एक अति उत्तम व्यक्तित्व का इंसान बनाती है। तो बिल्कुल सर। अगर आप
अति उत्तम व्यक्तित्व के इंसान हैं और ऊपर से आप खेलने में बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सर। तो ये मेरे को लगता है ये कॉम्बिनेशन जो है ये धरती का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सर। और आपको सर आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मार्क्स डिपेंड करते हैं या फिर बच्चे की स्किल्स डिपेंड करती है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मार्क्स के पीछे ना मेरे कभी आए, ना मैं कभी भागा। हुँ, लेकिन ये है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जो मार्क्स को ओवरशैडो कर दे। हुँ, बिल्कुल सर। ऐसा ना हो, ना तो आपके पास हुनर हो, ना आपके पास मार्क्स हो, ना आपके पास कोई क्षमता हो। अगर आपके पास कोई हुनर है, तो मुझे लगता है मार्क्स की ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है। बिल्कुल। आप सिर्फ़ एक अच्छी मतलब एक अच्छी एकेडमिक्स जो है वो आप करें। पढ़ाई सिर्फ़ ज्ञानवर्धन के लिए करें। अगर आपके पास कोई गुण ऐसा है, अगर आपके पास कोई हुनर ऐसा है, तो पैसा आपकी तरफ खुद खींचा चला आएगा। पैसा अकेले आपको एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बना सकता। पैसे के साथ अगर एजुकेशन का एक अगर कॉम्बिनेशन है, तो वो भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। बिल्कुल, मतलब स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है बहुत ना? ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। हुँ। सर अ, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के टाइम पर स्किल्स ज़्यादा पूछी जा रही है ना मार्क्स से ज़्यादा। जी, बिल्कुल। आपको एक कोई स्किल सीखनी ही पड़ेगी, चाहे फिर वो ज़बरदस्ती क्यों ना सीखनी पड़े। जी, बिल्कुल। और सर बच्चों के लिए इस टाइम पर एक डेली रूटीन होता है सर कि वो अपने टाइम को किस तरह मैनेज करे कि उसे स्पोर्ट्स खेलने का भी मौका मिले, पढ़ने का भी मौका मिले, वो सब कुछ कर सके अपनी देखिए, डेली इसकी रूटीन। इसकी शुरुआत सिर्फ़ एक चीज़ पर निर्भर करती है कि आप कितने बजे उठते हैं। हुँ, अगर आप जल्दी उठते हैं, तो आपके पूरे दिन का जो रूटीन है, वो बिल्कुल कंट्रोल्ड रूटीन होगा। बिल्कुल। अगर आप सुबह उठने में देरी कर गए, तो आपके पूरे दिन की जो रूटीन है, वो खराब हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को टाइम से पकड़ नहीं पाओगे और जीवन भर अपने आप से ही शिकायत करते रहोगे कि भगवान ने 24 घंटे दिन में कम बनाए। बिल्कुल सर। तो सुबह उठने के लिए सर क्या किया जाए? कोई टिप्स बच्चों को कुछ बता नहीं। दें क्योंकि आजकल मेन प्रॉब्लम यही है बच्चों की कि सुबह मैक्सिमम नहीं उठ पाते हैं। हाँ, ये नई जनरेशन में मैंने एक नई प्रॉब्लम देखी है कि चिट्टा छुड़ाना आसान है, लेकिन बच्चे को सुबह उठाना बहुत बिल्कुल मुश्किल सर। है। तो ये खुद से लड़ने की लड़ाई है, आप इसे ये तो लड़ना ही होगा खुद से इच्छा शक्ति अपनी इच्छा शक्ति से आप लड़ें और कोशिश करें कि सुबह जितना जल्दी उठ सकते हैं। सुबह जल्दी उठने का एक सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो है कि शाम को जल्दी सो जाएँ। बिल्कुल। अगर आप शाम को जल्दी सो जाएँ, तो आपको सुबह नींद नहीं आएगी। और ये जो नई जनरेशन के लोग हैं जिसको जेन जी और बहुत जेन सारी ज़ी। जनरेशन आजकल चली है, तो इस जनरेशन में ये प्रॉब्लम है कि सुबह उठना नहीं चाहती है ये युवा पीढ़ी क्योंकि रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे सो रही है, तो फिर सुबह उठना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आप शाम को 9 बजे सो जाएँ, आप सुबह 5 बजे खुद ब खुद उठ जाओगे। और इसकी मेन जड़ सर फ़ोन एडिक्शन। हाँ, तरह-तरह की बहुत सारी है इसकी जो कारण इसके बहुत सारे कारण हैं। हुँ, लेकिन इसका इलाज एक ही है कि आप जल्दी सो जाएँ, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और सर कंसिस्टेंसी किस तरह से बनाएँ बच्चे? लाइक जैसे आप बोल रहे हैं ना कि सुबह जल्दी उठना होगा, उसमें किस तरह से बच्चे कंसिस्टेंट रहें कि रोज़ सुबह जल्दी उठें और पढ़ाई में भी, हर चीज़ में? देखें सबसे बड़ी लड़ाई क्या है कि अगर आप 8 बजे उठते हैं, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपको सीधा आपको ऐसा टारगेट देते हैं कि भई कल से 5 बजे उठना है। ये संभव नहीं है, क्योंकि आदत को इतना तेज़ी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अगर आप 8 बजे उठते हैं, तो कल आप 7:50 पे उठें। ऐसा आप हफ्ता भर करें, हुँ, फिर आप 7:40 पे उठें, फिर आप आप साढ़े 7 बजे उठें, धीरे-धीरे करते हैं। आप अगर किसी ऐसे विक्टिमाइज़्ड लोगों पर, ऐसे बच्चों पर ज़बरदस्ती करेंगे कि 8 बजे उठने वाले को अगले दिन से ही 5 बजे उठाना शुरू कर दोगे, हुँ, तो वो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बिल्कुल हो सर। पाओगे। आप धीरे-धीरे इतने छोटे-छोटे चेंजेज़ आपने लाइफ़ में लाने हैं, 5 मिनट हुँ, अगले 5 10 मिनट, 15 मिनट धीरे-धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा हो सकता है उसमें 2 साल लग जाएँ। बिल्कुल। लेकिन 2 साल के बाद ऐसा ज़रूर परिवर्तन आएगा कि आप 5 बजे उठोगे हुँ, और आपको ये नॉर्मल लगेगा। क्योंकि आदतों को अचानक तोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सर। इससे आपकी विल पावर, माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो हुँ। जाएगा। जी सर। और सर आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर हम बात करें
मेनली फ़ोन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, रील्स काफ़ी टाइम तक वो स्क्रॉल कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए क्या किया जाए? देखिए डिस्ट्रैक्शन हर दौर में अलग-अलग आता है। ऐसा नहीं है कि जब हमारा दौर था तब रील्स नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन डिस्ट्रैक्शन तब भी थी। जैसे कि सर? ऐसा नहीं है कि जब हमारे पेरेंट्स थे तब भी रील्स नहीं थी, तब फ़ोन नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन डिस्ट्रैक्शन तब भी थी। डिस्ट्रैक्शन आपको मैं बताऊँ ये शुरू से चलती आ रही है, ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। इस डिस्ट्रैक्शन से ही बचना है और इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के बहुत सारे तरीके हैं अगर आप अपने आप को उन चीज़ों में व्यस्त रखेंगे जो आप करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है कि उन्हें ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसका उन्हें इंटरेस्ट नहीं और किसी दूसरे दबाव में वो काम करते हैं और एन्जॉय नहीं कर पाते। अगर आप किसी चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में डिस्ट्रैक्शन होना लाज़मी है। अब और मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस इस उम्र में एक स्वाभाविक बात भी है, जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन बच्चों के साथ होती है, लेकिन सफल वही होता है जो इन डिस्ट्रैक्शन के होते हुए भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी मेन आप देख रहे हैं ना, फ़ोन एडिक्शन है सर, जो मुझे सबसे मेन चीज़ लगती है। फ़ोन में काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो रील्स एडिक्शन है, तो इसके लिए सर मेरे को कोई सॉल्यूशन बताइए, फ़ोन एडिक्शन के लिए ख़ासकर। देखें इसको कि मैं तो सही आदमी नहीं हूँ इसको इसका रेमेडी बताने के लिए क्योंकि मैं तो खुद पीड़ित हूँ इस फ़ोन एडिक्शन से। तो मुझे लगता है ये प्रश्न ठीक आदमी से नहीं कर रहे हैं सर आप। देखो आप तो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, वो मुझे लगता है कि बेहतरीन चीज़ है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो फ़ोन में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस रील्स कंज़्यूमर स्क्रॉल कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। देखिए क्रिएटर बने आप क्रिएटर बने पर कंज़्यूमर ना सिर्फ़ ऐसा ना बिल्कुल हो सर। कि आप सिर्फ़ कंज़्यूमर हो। हुँ, कंज़्यूमर होना बहुत घातक चीज़ है। बिल्कुल सर। आप अगर क्रिएटर हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ डेटा कंज़्यूम कर रहे हैं वो थोड़ा-सा मुश्किल काम है। क्योंकि बेसिकली देखो बड़ा चालाकी के साथ आपको एक डेटा के बिज़नेस में, डेटा के व्यापार में फँसाया जा रहा है। आप जो देख रहे हैं अल्टीमेटली क्या खर्च हो रहा है? डेटा। डेटा, बिल्कुल। तो डेटा के जब आप इकोनॉमिक्स को समझेंगे तो समझ आ जाएगा कि असल मायने में आपको कैसे माया जाल में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल। क्यों आपको ये चीज़ें महँगी दी जा रही है। ये चीज़ें सस्ती भी हो सकती थी लेकिन इसका माया जाल में आपको इतना फँसा दिया गया है कि दुनिया का सबसे कंजूस आदमी भी अपने रिचार्ज के लिए पैसे कहीं न ले कहीं ही से रहा है। बिल्कुल सर। निकाल देगा। बिल्कुल। आपने देखा भी होगा आपका कंजूस से कंजूस दोस्त जब उसके रिचार्ज की बारी आती है तो अपनी पुरानी पैंट की नई जेब से वो बिल्कुल सर। 500 का नोट निकालता है और रिचार्ज के लिए वो एक दिन भी बिना रिचार्ज के नहीं रह सकता है। उसी दिन सर, जैसे ही खत्म हो जाता है, उसी दिन सब लोग रिचार्ज करते हैं। तो हाँ, ये डेटा के व्यापार को आपको समझना है। अगर आप इसे समझ पाए तो आप थोड़ा-सा आपको इससे निकलना आसान बिल्कुल, कुछ क्रिएट दे रही है। इसमें आपकी अगर आप एक अच्छे क्रिएटर बन जाते हैं, तो इसमें आपकी अर्निंग भी होगी, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इसमें बहुत फ़ायदा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड आप हो जाओगे, जैसा कि आप सर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। सर की काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ हमें देखने को मिलती है और सर अभी जैसे आप कह रहे थे कि अलग-अलग दौर में अलग-अलग डिस्ट्रैक्शंस आती है। तो पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूँ, कि शायद इस दौर में ये जो एडिक्शन है, ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दुनिया में पूरी दुनिया में ये सेम एडिक्शन से यंगस्टर्स परेशान हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई कोई भी स्टूडेंट या फिर यंगस्टर थोड़ी-सी मेहनत करेगा इन डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके अपने गोल पर, तो शायद वो, क्योंकि बाकी सब तो डिस्ट्रैक्टेड है, तो शायद वो उस गोल को आसानी से अचीव कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो आपके पास तो बड़ी खुली फ़ील्ड है। बिल्कुल खाली आपके पास मैदान है, आप जाओ और जीत के आ जाओ। क्योंकि पर ऐसा है कि ये माने कि अगर आप उस उन लोगों को भी देखेंगे जो मेहनत कर रहे हैं इस बिल्कुल। फ़ील्ड में, उनकी भी आपको भरा हुआ दिखेगा मैदान। बिल्कुल, मेहनत करने खाली वाले मैदान भी हैं। सिर्फ़ उसको दिखेगा जो काम नहीं कर रहा है, जो मैदान में उतरेगा उसे कॉम्पिटिशन का असली जी। पता चलेगा। तो आप लड़ के हारो, हुँ, लड़ो और फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल। ये सर बहुत अच्छी बात कही आपने कि मेहनत करो, उससे आपको बाद में दुःख भी रिग्रेट
फील नहीं होगा लाइफ में कि मैंने कुछ नहीं किया है। जी, जी, जी। और सर कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताएँ जो आपको अभी आपके दौर में और अभी का जो दौर चल रहा है, उस दौर में क्या चेंजेस देखने को मिले सोसाइटी में और ज़िंदगी में? देखिए, अब तो मज़े ही मज़े हैं, डेवलपमेंट इतनी है कि आपको हर चीज़ घर-द्वार पे मिल जाती है। हम तो अगर क्रिकेट की बात करूँ तो मैं मतलब ये माने कि 15-15 किलोमीटर बड़ा नॉर्मली और मतलब इसे दूरी नहीं माना जाता था। बिल्कुल। 15 किलोमीटर कहीं दूर पैदल खेलने जाना है, तो एक नॉर्मल बात होती थी, कोई हैरानी वाली बात नहीं होती थी। ये ऐसा हमने कई बार किया है, कई बार 2 जगह खेलने जाना होता था, तो हम 15 किलोमीटर पैदल चल के सुबह एक जगह मैच खेलते थे, शाम को दूसरी जगह क्रिकेट खेलने हुँ, जाया करते थे। तो आज तो आप देखें कि ये मतलब एक खिलाड़ी जो है, वो 3-3 4-4 मैच खेल रहा है एक ही दिन में, बिल्कुल सर। क्योंकि गाड़ी है, रोड गाड़ी बहुत हाँ। अच्छे हैं, जगह-जगह आप जा सकते हैं, हुँ, सुविधाएँ सारी है। हमारे वक़्त में ऐसा नहीं था। तो उस वक़्त को भी हम एन्जॉय करते हैं, उस वक़्त की भी अपनी एक खूबसूरती थी, आज के वक़्त की भी अपनी एक खूबसूरती है। बिल्कुल सर। और पहले के टाइम से क्रिकेट का लेवल अभी बहुत ऊपर हो चुका है। हाँ, मैं देखता हूँ कि अगर जिस वक़्त का क्रिकेट हमने खेला है, उस वक़्त हमें अच्छा माना जाता था, लेकिन आज के साथ हम कंपैरिज़न करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो क्रिकेट और अब क्रिकेट में तो दिन-रात का फ़र्क है। अब बिल्कुल सर। क्रिकेट बहुत तेज़ हो गया है, अब क्रिकेट बहुत अच्छा हो गया है। अब हर चीज़ में सुविधाएँ, हर चीज़ में क्वालिटी है, बॉल्स बहुत अच्छे हैं, बैट्स बहुत अच्छे हैं, विकेटें बहुत अच्छी हुआ करती है। हमारे टाइम में तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भई एक बॉल अंपायर के पास होता था, उसको सिला रहा होता था अंपायर, जब सेकंड बॉल की बारी आती थी, तो उस सिले हुए बॉल को ही सेकंड बॉल किया जाता था। फिर फर्स्ट बॉल आता था, तब तक अंपायर उसको सिलाता था, फिर वो गुम होता था, फिर उस सिले हुए बॉल को। तो ऐसा क्रिकेट भी हमने देखा है और हम आज भी क्रिकेट देखते हैं, जब ₹300 का कपड़े का बॉल आ रहा है और ऐसा बॉल जो आपको 10-15 मैच आपको आसानी से निकाल के दे रहा है। बिल्कुल। और लेदर बॉल की तो बात ही कुछ और है। ले बैट्स की तो बात ही कुछ और है। आप 40-40 हज़ार के बैट से आज क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो छक्कों की जो मीटर्स की लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। पहले कोई बाउंड्री लाइन से बाहर छक्का मारता था, बहुत सेलिब्रेट करते थे। आपको इंडियन क्रिकेट टीम की मैं बात बताता हूँ। 50 ओवर में कोई 170 रन बना दे तो बहुत रन माने जाते थे और उसे अनचेज़ेबल माना जाता था। आज तो आप देख रहे हैं 350 रन बन जाए तो उसे भी 20 ओवर में भी चेज़ कर दिया जाता है। बिल्कुल सर। तो हर चीज़ों में तेज़ी आई है, हुँ, तो क्रिकेट में भी स्वाभाविक है और जीवन में भी स्वाभाविक है। हुँ। और सर प्राइज़ की बात करें ना पहले के टाइम पर प्राइज़ में भी जब मेरे पापा हाँ, वगैरह खेलते तो कभी प्रेशर कुकर प्राइज़ में मिल रहा है, कभी इधर लोकल में अगर हम बात करें कभी चिकन प्राइज़ में मिल रहा है। हाँ, इस टाइप के प्राइज़ होते थे, शील्ड, बकरे वगैरह और अब हाँ। देखें तो अब कैश मनी बहुत ज़्यादा है, कैश प्राइज़ चिकन का बहुत तो ज़्यादा मुझे याद नहीं पर बकरे मुझे बकरे याद आते बिल्कुल। हैं बकरे मुझे याद आते हैं कि बकरे फर्स्ट प्राइज़ कहीं दे दिए जाते थे। हुँ, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, अब चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई है और अच्छा अच्छा स्पोर्ट्स का एक कल्चर हमारे क्षेत्र में हो गया है। बिल्कुल सर। और क्रिकेट सर आपको क्यों लगता है कि इतना ज़्यादा फ़ेमस है? लाइक यहाँ पर भी काफ़ी लोग देखते हैं, यहाँ यंगस्टर नहीं की बात देखिए करें देखिए देखिए या फिर देखिए, ओल्ड मैं बताऊँ पर्सन आपको, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका कल्चर डिपेंड करता है कि आप जिस जगह में पैदा हुए हैं, वहाँ कैसा कल्चर है। हम हुँ, इंडिया में पैदा हुए हैं, तो इंडिया में क्रिकेटिंग कल्चर है बिल्कुल। और ये कल्चर जो है आप देखेंगे 1983 के बाद ये क्रिकेटिंग कल्चर आया। हुँ, उससे पहले क्रिकेट कोई नहीं देखता था। हाँ, ये मतलब जहाँ पर अंग्रेज़ों का राज हुआ, उन नहीं, कंट्रीज़ में ऐसा हुआ। नहीं मतलब 1983 के बाद जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो हुँ, उसके बाद एक इंडिया में एक वर्ल्ड कप जीतने की वजह से अलग क्रेज़ आया। हालाँकि उससे पहले इंडिया क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आज विश्व पटल पर अगर आप क्रिकेट को देखेंगे, जहाँ अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रिकेट को देखेंगे तो अब जबकि क्रिकेट की जननी इंग्लैंड थी, तो इंग्लैंड में मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको क्रिकेट बिल्कुल नहीं दिखेगा और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी क्रिकेट जो है बहुत कम कंट्रीज़ खेल रही है। बिल्कुल। और अगर आप भारत में इससे उल्टा लेंगे तो भारत में फुटबॉल बहुत कम है हुँ, और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अगर बड़ी खेल कोई है तो वो फुटबॉल फुटबॉल है। है। तो ये तय करता है कि आप किस देश में पैदा हुए और उस देश का कल्चर क्या है। हम भारत में पैदा हुए, हमारे भारत के देश का जो कल्चर था वो क्रिकेट था और बिल्कुल सर। क्रिकेटिंग कल्चर की वजह से हमें आज क्रिकेट सबसे फेमस लोकप्रिय गेम हाँ, लगती है। गली-गली में क्रिकेट खेले जाता है। हाँ, बस यही वजह है कि हम ये हमारा कल्चर हमें क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर भी बिल्कुल करता है। सर। और ह्यूमन्स जो मेल्स ईगो को शायद ये जो स्पोर्ट्स है सैटिस्फाई करते हैं सर। लाइक जैसे पहले के टाइम पे मेल का जो जेनेटिक ऑर्डर बना हुआ है वो लाइक इस टाइप का है कि वॉर के लिए वो तैयार होते थे पहले के टाइम पे और अब इसको
रिप्लेस कर दिया है स्पोर्ट्स ने। वो लाइक एक राइवलरी की तरह इसको देखते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये स्पोर्ट्स को एक ईगो सैटिस्फाई करने का बिल्कुल शुरू सर। से, चाहे ओलंपिक्स प्राचीन ओलंपिक्स का भी अगर आप इतिहास देखेंगे तो उसमें भी राजा महाराजा अपने सबसे बड़े महारथी को लड़ाया सर। करते थे, और तो अगर वो जीत जाता था तो उसे बदले में किले के किले दान दे दिया जी करते थे। सर। तो आज भी आप देख रहे हैं कि हुँ, अगर कोई क्रिकेट की टीम या फुटबॉल की टीम, देश की टीम जीत के आती है तो उस पर खूब धन बिल्कुल दौलत सर। और नौकरियां लुटाई जाती है, और ये मतलब ये हमारी विरासत है, ये हमारे स्पोर्ट्स की एक ब्यूटी है। तो ब्यूटी बनी रहनी मेंटेन चाहिए होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बनी रहनी और चाहिए। अगर हम लोकल की क्रिकेट इधर भी बात करें तो गाँव-गाँव की टीमें भी आपस में इसी माइंडसेट से खेलती है। बिल्कुल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब वॉर वगैरह को स्पोर्ट्स ने वो कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। देखिए, मतलब ये पहले भी ऐसा होता था। अगर आप हुँ, मैं दोबारा ओलंपिक्स की तरफ ले जाता हूँ। जिस दौर में ओलंपिक्स खेली जाती थी, बिल्कुल। उस कुछ दौर के लिए उस ओलंपिक्स के टाइम शेड्यूल के दौरान सारे वॉर्स रोक दिए जाते थे। हुँ, जब ओलंपिक्स चल रहा होता था, तो कुछ टाइम के लिए सीज़ फायर कंट्रीज़ अनाउंस कर देती थी कि भई आजकल युद्ध नहीं होगा क्योंकि ओलंपिक्स चल रहा है। तो खेल की शुरुआत से ही ये शक्ति रही है हुँ, कि इसने हमेशा आपसी भाईचारे को, इसने आपसी सद्भाव को बिल्कुल। हमेशा एक तरजीह दी है। हुँ, जी सर। और सर इसके बाद हम कुछ मोटिवेशंस पे बात कर देते हैं क्योंकि आपकी मैक्सिमम वीडियोज़ हम देखते हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशंस लोगों को वहाँ से मिलती है। तो सर 2 पहलू है जीवन में, कड़ी मेहनत और भाग्य। कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं पर लास्ट में उन्हें रिज़ल्ट प्राप्त नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कि आप भाग्य पर विश्वास करते हैं? देखिए, 5% भाग्य पर और 95% कड़ी मेहनत पर। मतलब मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा कि मैं कड़ी मेहनत को ही सारा श्रेय दे दूँगा। मैं ये ज़रूर मानूँगा कि 95% कड़ी मेहनत और 5% कहीं न कहीं भाग्य। किस्मत भी ज़रूर साथ देती है। मेरी भी साथ दी, आपकी भी साथ देगी, लेकिन कब? जब आप 95% मेहनत हुँ, करोगे, तब 5% किस्मत आपका साथ देगी। हुँ। सर ये भाग्य है क्या? भाग्य तो बेसिकली एक लक ऐसा फैक्टर है हुँ, जो आपको आपकी कड़ी मेहनत के साथ-साथ कई बार ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में ना हो, लेकिन हुँ, फिर भी आपके साथ हो जाएँ। बिल्कुल। कुछ ऐसे फैक्टर जो आपके हाथ में नहीं हैं, हुँ, लेकिन प्रकृति का कुछ ऐसा नियम, प्रकृति का कुछ ऐसा खेल, ऊपर परमात्मा की ऐसी मेहर हुँ, जो उन फैक्टर्स को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे आपके फ़ेवर में लाकर हुँ, खड़ा कर देती है। उसे लक, भाग्य। मैं उसे लक मानता हूँ। हुँ, मतलब आप इसको कर्मों के फल पर कह सकते हैं कि पूर्व जन्मों के फल पर आपको इस जन्म में भाग्य मिले हैं। ना भाग्य, ये तो फिर अध्यात्म वाले भाग्य की हुँ, बात कर रहे हैं आप। मैं तो सिर्फ़ बिल्कुल। स्पोर्ट्स के भाग्य की बात कर रहा था, हुँ, और एक सक्सेस होने के लिए जो भाग्य का लगता है उसकी बात कर रहा था। अध्यात्म की गहराई का जो भाग्य है शायद उसे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा। हुँ। और सर चलिए मनुष्य जीवन में एक सबके लिए महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, कॉन्फिडेंट कैसे रहें ज़िंदगी में? अ, आप देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आत्मविश्वास है आपके ऊपर, आत्मविश्वास होना भी चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा, आप अपने आप में ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे, तो आप इस जीवन रूपी जंग को कभी नहीं जीत पाओगे। हुँ, तो मतलब ये, इसमें कोई दूसरा ओपिनियन नहीं होना चाहिए आपका, कि आपके अंदर आत्मविश्वास ना हो। ये हुँ, आपका अपना दायित्व है कि आपने अपने अंदर जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखना है। हुँ, अगर आप इसे मेंटेन नहीं रख पाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हुँ, बिल्कुल सर। तो इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को और अपने अंदर आत्मविश्वास को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से बनाया जाए? देखिए, कुछ ना कुछ करते रहें। एक बहुत बड़ी कहावत है कि कुछ ना कुछ तो किए जा, चाहे हुँ, पजामा दौड़ के ही सिए जा। अगर आप बार-बार, बार-बार किसी काम को करते रहेंगे, तो आपके हाथों में दक्षता आ जाएगी। तो हुँ, आप अगर बार-बार किसी एक ही काम को करेंगे, तो आप स्किलफुल हो जाएँगे। बिल्कुल सर। और ह्यूमन माइंड का एक नेचर रहता है सर कि हमें अगर कोई हम डिसीज़न ले रहे हैं, तो हमें वो 7 सेकंड से पहले लेना पड़ता है। 7-8 सेकंड से पहले क्योंकि अगर आप दिमाग में सोच रहे हैं कि आज अभी मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ लेता हूँ, अगर आपने वो डिसीज़न उसी टाइम नहीं अपने मन को नहीं बना लिया, तो थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग सोचने लगेगा कि मैं अब करूँ या नहीं करूँ।
मैं बैठ जाऊँ या कुछ और करूँ। तो सर हमें जल्द से जल्द डिसीज़न लेना चाहिए कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं, अगर हमने पढ़ना है तो उसी टाइम हम डिसीज़न ले लें कि हाँ, मैंने पढ़ना है तो पढ़ना है। क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग विरोधाभास आपके दिमाग में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, फ़ोकस्ड हों अगर आप, तो फिर पहले और बाद का सवाल नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल एकाग्र मन से एक चित्त से अगर आपने ये तय कर लिया कि मैंने ये करना है, तो करना है। फिर पहले और बाद का सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल सर। तो अभी सर हम थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं। मैं इस क्षेत्र में थोड़ा-सा कमज़ोर हूँ, लेकिन जितना हो थोड़ा पाएगा बहुत मैं सर। कोशिश जी करूँगा सर। कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस? आपको देखिए क्या लगता है अपने हिसाब से आप कुछ भी बताइए जो आपको सर लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि आपको एक खूबसूरत जीवन जीने का मौका भगवान ने दिया है। इस जीवन को बड़ा खूबसूरती के साथ थोड़ा अपने लिए, थोड़ा औरों के लिए थोड़ा प्रोग्रेशन के लिए, थोड़ा सहयोग के लिए जिएँ ताकि आप भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। अगर आप ऐसी प्रवृत्ति रखेंगे कि भई सब कुछ मेरा-मेरा, दूसरे की ऐसी-तैसी, तो आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। तो मुझे यही लगता है कि आप सभी के सहयोग के साथ सभी का सहयोग करें, खुद भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। जी सर। और सर मेन चीज़ जो ह्यूमन्स को कंट्रोल करनी चाहिए लाइक उनका एंगर, जेलसी, क्रोध और ईर्ष्या। इन पर मनुष्य को किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए कि उनको उनका क्रोध पर भी काबू हो जाए और दूसरों के लिए उनके मन में ईर्ष्या भी पैदा ना हो? हाँ, ये थोड़े बहुत ही मुश्किल प्रश्न हैं, जिसके जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ क्योंकि ये एक जो बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा, वो साइकोलॉजिस्ट ही इसके अच्छे बेहतरीन जवाब दे पाएगा। मैं इधर-उधर की बात करूँगा, बात किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी तो उसका मज़ा जी नहीं, सर। तो मुझे लगता है मैं इस प्रश्न को स्किप करता हूँ। ओके सर। तो सर शायद ओवरथिंकिंग के बारे में आप कुछ बता पाएँ बच्चों को? अ, ओवरथिंकिंग वैसे मुझे लगता है एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। आप एक्शन करें, एक्शन करते-करते आप जो सीख रहे हैं उसे समझें कि ये आपको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। ओवरथिंकिंग आपको नुकसान पहुँचाएगी। जी सर। और कुछ सर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएँ जिनके जीवन से बच्चे प्रेरणा ले सकें जैसे कि लाइक एक आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी सोशल मीडिया पे जिसमें आपने चाणक्य के बारे में बताया था। तो सर कुछ ऐसे और एग्ज़ाम्पल्स दें जिनके जीवन से बच्चे और लोग प्रेरणा ले पाएँ? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं मतलब भारतवर्ष तो जो है वो उदाहरणों से भरा हुआ देश है। आप दशरथ मांझी एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई है। उन्होंने पहाड़ को चीर दिया। अपने छेनी और हथौड़े से एक पहाड़ को चीर के खुद ही रोड बना दिया। अब इससे बड़ा क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है? और ऐसे एक नहीं ऐसे हज़ारों दशरथ मांझी जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे देश में भरे पड़े हैं। वो जिसने देखना है उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं है। जिसने नहीं देखना उसको दूरबीन से भी नहीं नज़र नहीं आएगा। और अगर सर किसी का जीवन में कोई लक्ष्य है, गोल है, तो उसको किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, लगन के साथ कैसे मेहनत करनी चाहिए कि वो प्राप्त कर पाए उसको? देखिए, मुझे तो लगता है मैं तो अपनी लाइफ़ एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा कि देयर शुड नॉट बी अ सेकंड ओपिनियन इन योर लाइफ़। आपने ये बनना है तो बनना है। अगर आप ऑप्शंस अपनी लाइफ़ के सामने रखोगे, ये नहीं बने तो ये बनेंगे, ये नहीं किया तो ये करेंगे, ये नहीं किया तो वो करेंगे, तब आप ना ऑप्शन ए को पकड़ पाओगे, ना ऑप्शन बी को, ना सी को, ना डी को। बिल्कुल सर। तो मतलब फ़ोकस्ड रहें, एक जगह आप पर एक ध्यान टारगेट दीजिए। पकड़ लें कि मैंने यहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है। तो ये मतलब ये मूल मंत्र मैं आपके दर्शकों को देना चाहूँगा। और सर मैं एक अपना प्रश्न पूछना चाहूँगा कि रॉनी सर ने अपना जीवन किस तरह से जिया है? मेरा जीवन बड़ा है ये खुली किताब है और मतलब मैं बड़ा एक अपने लाइफ को बड़ा एक रोमांचक तरीके से जिया है और मैं बड़ा परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, मुझे ऐसे दोस्त मिले जिनके अंदर मुझे आज भी पेरेंट्स नज़र आते हैं और मुझे मतलब मैं जहाँ भी गया जीवन में
मुझे हमेशा बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ मेरा रहना हुआ और जिससे मेरे जीवन में मुझे लगता है कि एक पॉज़िटिविटी आई। मुझे लगा कि जब इतने सारे हर मतलब आज मैं किसी से मिला तो 2 बातें मैंने उससे सीखी। फिर मैं अपने दोस्तों से मिला, 2 बातें मैंने अपने दोस्तों से सीखी। फिर मैं पढ़ाई करने बाहर गया तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग जो वहाँ थे, 2 बातें उनसे सीखी। ये 2 बातें, 2 बातें, 2 बातें जमा करते-करते आज जी, दिग्विजय रॉनी बना है। जी सर। और सर आपके ज़िंदगी में कोई गलतियाँ रही हैं, कोई रिग्रेट्स? एक नहीं हज़ारों, हज़ारों, हज़ारों रिग्रेट्स रहे हैं, हज़ारों गलतियाँ रही हैं। गलतियों का पुतला हूँ मतलब मैं तो गलतियों से भरा इंसान हूँ और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ और गलतियाँ होती रहनी चाहिए लेकिन गलतियों से सीखना। सीखना चाहिए। हुँ, क्योंकि अगर आप अपनी गलती से ही सीखने की कोशिश करोगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। हुँ। आपको ये भी देखना है कि दूसरे के साथ कुछ गलत हुआ, उसको भी अपने जीवन की गलती मान के उससे भी सीख जाना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सर। मुश्किल से 70 साल का जीवन है, 70 साल के जीवन में अगर आप सारी गलतियाँ अपने पर ही निभाओगे अपने पर ही गलती से सीखोगे तो आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा। कोई सर ऐसी गलती बताएँ जिसका आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट है अभी तक? ऐसा मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हज़ारों गलतियाँ, एक नहीं हज़ारों गलतियों का मैं पुतला हूँ और मैंने जो गलती की है उस हर गलती से मैंने सीखा भी है और आगे भी ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद भी गलतियाँ नहीं करूँगा, गलतियाँ होंगी लेकिन मैं उसे एडमिट करता रहूँगा। सर आप भी देखो अब आपके पास बहुत ज़्यादा लाइफ़ एक्सपीरियंस है, तो अ, यंगस्टर्स को ख़ासकर अपने यंग एज में जिस टाइम उनका ग्रोइंग एज होता है क्योंकि उस टाइम मनुष्य शरीर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो कोई संकल्प ठान ले तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसको किस प्रकार की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताएँ? देखो ठान ले तो ठान ले, मान ले तो मान ले। हार मान ली तो हार है, जीत मान ली तो जीत जी। ठान ली तो जीत है। हुँ, तो आप एक मतलब ये मतलब एक संकल्प ले लें कि मैंने ये करना है। उसके बाद फिर आप बिल्कुल मत सोचें, आप उस दिशा में कदम बढ़ाते रहें। हज़ारों लोग आपको रोकने आएँगे, टोकने आएँगे लेकिन आपने रुकना नहीं है, आप निरंतर बढ़ते रहिए छोटे-छोटे कदमों के साथ छोटी-छोटी मंजिलें तय करते-करते आप एक दिन ज़रूर मंज़िल तक पहुँचेंगे। बिल्कुल सर। तो सर थोड़ा-सा अपने जीवन के बारे में और बताएँ कि किस कहाँ पर आपकी एजुकेशन हुई है? परवरिश कहाँ पर हुई है? देखिए, मैं लगभग रोहड़ू से ही पढ़ा हूँ। मैं रोहड़ू से पढ़ने के बाद बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से +2 करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज सीमा गया। सीमा में मैंने ग्रेजुएशन की। हुँ, उसके बाद एमए मैंने एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से की। उसके बाद एनआईएस किया। उसके बाद नेट सेट किया। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज सीमा में नौकरी लग गया। नौकरी के साथ-साथ मैंने पीएचडी किया। पीएचडी के बाद फिर मैं स्कूल में नौकरी की, जिस बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ा, उसी बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने नौकरी की। उसके बाद मैं फिर से दोबारा कॉलेज कैडर में नौकरी लगा और उसके बाद आज तक कॉलेज कैडर में नौकरी करता आ रहा हूँ। बिल्कुल सर। कुछ समय सीमा था और उसके बाद पहले सावड़ा था, फिर सीमा आया, फिर दोबारा सावड़ा चला गया हूँ और निरंतर काम बिल्कुल। कर रहे हैं। और सर ये किस तरह की फीलिंग रहती है कि जिस कॉलेज में और जिस स्कूल में आप पहले पढ़ चुके हैं, अब उसी स्कूल में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? देखिए, अब तो कोई स्पेशल फीलिंग नहीं महसूस होती, लेकिन हुँ, जब पहला दिन होता है, उस दिन लगता है कि वाह! हमने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। हुँ, फिर धीरे-धीरे आप यूज़्ड टू हो जाते हैं और ऐसा करने वाला कोई मैं अकेला आदमी नहीं होता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। ऐसा बहुत सारे हज़ारों आदमियों ने किया होता है, तो ऐसा स्पेशल कुछ नहीं लगता। लेकिन पहला दिन जिस दिन आप जॉइन करने जाते हैं, उस स्कूल में जिस स्कूल में आपने डंडे खाए हों, वहीं का प्रिंसिपल आपके हाथ में डंडा दे देता है कि अब अगले बच्चों का बंदा बनाना है। बिल्कुल, तो हम कोशिश करते हैं कि भई अपना हिस्से का जो काम है, उसे शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उसे निभाया जाए। बिल्कुल। और सर जैसे आप टीचिंग लाइन में का कार्य कर ही रहे थे, उसके साथ-साथ आपने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने का सोचा क्रिकेट क्रांति। तो सर लोगों को भी क्योंकि अ, लोग कुछ समय के बाद अगर उन्हें एक चीज़ प्राप्त होगी, उसके बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं या फिर कुछ और कार्य करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से लाइफ़ को जैसे आपने जिया है पूरी खुशी के साथ और लाइफ़ में कुछ नई-नई चीज़ें शुरू करके, तो लोगों को किस तरह ऐसे कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए कि वो भी इस तरह से अपनी लाइफ़ को खुशी से जी पाएँ और देखिए, कुछ लोगों को बीमारी होती है और मैं भी उन बीमार लोगों में से एक हूँ। मुझे भी ये बीमारी है कि मैं कुछ न कुछ मुझे काम करने को चाहिए। हुँ, कुछ न कुछ मेरी लाइफ़ में हैपनिंग होता रहना चाहिए।
नहीं तो मैं बीमार हो जाता हूँ। मुझे ऐसी बीमारी है। तो मैं बीमार होने से बचने के लिए कुछ न कुछ ऐसी बीमारियाँ ढूँढता रहता हूँ, कुछ न कुछ ऐसी पंगे ढूँढता रहता हूँ, कुछ न कुछ ऐसे इवेंट्स ढूँढता रहता हूँ जिससे मैं बिज़ी रह सकूँ, जिससे मैं मतलब मुझे मेरी बीमारी की जो दवाई है, वो मुझे मिलती रहे। ऐसी बीमारी सर सबको होनी चाहिए। चलो जो हम तो भी है चाहते हैं कि ये जी सर। भई जितने भी ऐसे बीमार लोग हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे बहुत सारे संगठन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी संगठन में आएँ, हम लोगों के साथ काम करें, हमारी भी शक्ति को बढ़ाएँ। तो सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अगर आपको ये बीमारी है, तो हमारे साथ हो जाएँ। बिल्कुल सर। इसके बाद आपके सर कुछ और न्यू फ्यूचर प्लान्स? हाँ, बस मैं ब अब जाते-जाते अब मुझे लगता है स्पोर्ट्स में बहुत काम कर लिया है। जाते-जाते मैं एक फुटबॉल के लिए अब आखिरी जो मेरी मेन स्पोर्ट्स रही है, उसके लिए काम करना चाहता हूँ। आखिरी मेरा एक बस लास्ट इवेंट रहेगा अब लाइफ का कि मैं जाते-जाते फुटबॉल के लिए एक छोटा-सा इवेंट कराऊँ और छोटा-सा एक मतलब पूरे हिमाचल का होगा। तो उसके लिए मेरा प्रयासरत हूँ और मैं एक प्लान बना रहा हूँ। जल्द आपके सामने एक अच्छा फुटबॉल का एक इवेंट नज़र आपको आएगा। जी सर। और सर अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है और वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। तो आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या कहेंगे कि उन्हें कंटेंट क्रिएशन करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, कंटेंट क्रिएशन तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और अपनी अभिव्यक्ति मतलब लोगों के अंदर का जो भाव है, उसे अभिव्यक्त करने का कंटेंट क्रिएशन से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। जी, मैं आपको बताऊँ बहुत सारे लोग जो है, इसकी वजह से डिप्रेशन से बाहर आए। बिल्कुल। उनकी जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, हालाँकि लोग तो कहते हैं, मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ कि ये क्या बना रहा है? हुँ, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर का जो भाव था, उस भाव को प्रकट करने के जी, लिए जी सर। उसने जो डोपामाइन रिलीज़ किया है, वो उसे कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल सर। तो ये मुझे तो बेस्ट चीज़ लगती है अगर आपने कुछ भी पेश करना है, आप वो डांस है, आप वो कॉमेडी है, आप वो गुस्सा है, आपका कोई कुछ भी है, आप उसे एक्सप्रेस करें और खुश रहें। मैं आपको बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन के लिए गट्स लगती है। बिल्कुल सर। आम आदमी, छोटा-मोटा आदमी कंटेंट क्रिएशन जैसे मार्केट में उतर नहीं सकता। हुँ, छोटी सोच का आदमी कंटेंट क्रिएशन में कभी नहीं आ सकता। आपने कभी कोशिश करके भी देख लेना, जो संकुचित सोच का, संकुचित मानसिकता का आदमी होगा, वो इस पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म के में कभी उतर ही नहीं सकता। हुँ, तो मैं बधाई देता हूँ उन सभी लोगों को जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में है। आप बहुत बड़ा और बहुत महान काम कर रहे हैं और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको ये साबित करता है कि आप एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सोच के व्यक्ति, एक बहुत विशाल सोच के प्रतिभा। व्यक्तित्व हो और एक बहुत मतलब बहुत उम्दा काम आप कर रहे बिल्कुल हैं। सर। और कुछ लोग सर शर्माते हैं कि वो करना तो चाहते हैं स्टार्ट लेकिन हुँ, सोसाइटी में कुछ फैक्टर्स हुँ। आते हैं लाइक बाहर जाके लोग उन्हें चिढ़ाएँगे। कुछ लोग होते हैं, खासकर यार दोस्त होते हैं या फिर कुछ और लोग जो उन्हें नीचा दिखाते हैं कि तू क्या कर रहा है, ये सब क्या बना रहा है। ब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग बिल्कुल। कि आप बहुत अच्छा टैलेंट इसलिए दब गया है कि उन्हें ये लगता है कि लोग क्या कहें। हम जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, इससे भी बेहतरीन लोग हैं, जिनके पास मेरे से भी अच्छा कंटेंट है। लेकिन उस कंटेंट को एक्सप्रेस करने की जो शक्ति है, उसको एक्सप्रेस करने की जो गट्स है, वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं जी, है। इसलिए उनके हिस्सों का जो पैसा है, वो हम लोग कमा रहे हैं, जिन्होंने ये गट्स अपने अंदर ला दी पेश है कर कि वो स्क्रीन के सामने जाकर के अपनी 4 बातें रख पाएँ। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही ज्ञान है, हमसे 10 गुना ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने कंटेंट को डर की क्रिएट नहीं वजह कर से। पा रहे हैं और लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। बिल्कुल सर। और कुछ लोग सर इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से कंटेंट क्रिएट कर पाएँ? वो करना तो चाहते हैं, उनमें गट्स भी है लेकिन वो नहीं देखिए इंट्रोवर्ट आपको मतलब ये इससे मतलब आपको इस हर हर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो इसी रास्ते से आए हैं। हुँ, पहले दिन सबको डर लगा है, बिल्कुल अगले सर। दिन थोड़ा कम लगा है, फिर कुछ दिनों के बाद हमारी तरह बेशर्म हो गए हैं और अब के कभी भी खड़ा कर दो हम बोलना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। तो सर। कंटेंट जो है बेसिकली आपके काम करने के साथ-साथ आपका कंटेंट जितनी तेज़ी से आप काम करोगे, कंटेंट उतनी तेज़ी से आपके दिमाग के अंदर आता रहेगा। हुँ, जितना कम काम करोगे आप देखेंगे कि तो कंटेंट की कमी भी आपको महसूस होगी। बिल्कुल सर।
क्योंकि एक क्रिएटर है सर, वो शिमला रीच पर आजकल क्रिएशन कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना जो जहाँ पर वो रहते थे, हरियाणा के वो थे, तो उन्होंने अपना वो छोड़ दिया था और उसके बाद घर छोड़ दिया था, उसके बाद वो शिमला आ गए थे। क्योंकि शिमला में उन्हें जानता तो कोई नहीं था, लेकिन हरियाणा में क्या होता था कि वहाँ पर जानने वाले लोग ही उन्हें नीचा दिखाते थे, इसलिए वो कंटेंट क्रिएशन के लिए शिमला आ गए थे। तो सर मेरा भी यही है लोगों को कहना कि कंटेंट सिर्फ स्टार्ट करो, ये सिर्फ सोसाइटी के फैक्टर्स है, जिस दिन आप ग्रो कर लोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, उस दिन यही लोग आपके पीछे आएँगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप कंटेंट क्रिएट करें और उसी को भेजें जो जी सर। आपकी सबसे ज़्यादा बेइज़्ती कराता है। आप उसको भेजें, बिल्कुल 3-4 सर। दिन के बाद वो छोड़ देगा हाँ। और आपके कंटेंट क्रिएशन में अगर दम होगा, तो वो भी आपको फ़ॉलो करेगा। बिल्कुल सर। सर बहुत मज़ा आया, तो आई थिंक पॉडकास्ट बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको अब यहीं एंड करते हैं। और सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपके साथ, कुछ नई बातें हमने भी सीखी। और सर आशा करते हैं कि इसके बाद हम दोबारा कभी पॉडकास्ट आपके साथ शूट करेंगे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू मंडलकर टीवी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप जी, थैंक यू सर। तो इसी के साथ आज के इस लाइव पॉडकास्ट को करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार साथियों, यदि आप कोई टूर्नामेंट जैसे क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल जैसी तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हो, तो मंडलगढ़ टीवी आपको एक अच्छी प्रोफेशनल लाइव देगा, जिसमें आपको मिलेगा HD क्वालिटी लाइव स्ट्रीमिंग और रिप्ले, हाईलाइट वीडियो, मल्टीपल कैमरा एंगल, ड्रोन शॉट्स। यदि क्रिकेट की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा HD क्वालिटी लाइव स्ट्रीमिंग और रीप्ले, थर्ड अंपायर, हाईलाइट वीडियो, मल्टीपल कैमरा एंगल, ड्रोन शॉट्स, ऐसी तमाम चीजें और भी बहुत कुछ, और एक अच्छे दाम में। या फिर आप करना चाहते हो स्टार नाइट, स्टार डे, तो आप मंडलगढ़ टीवी से संपर्क कर सकते हो और कई सुविधाओं के साथ एक अच्छी लाइव एक अच्छे दाम पर देखने को मिलेगी। और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इस चैनल की अट्रैक्शंस रहेंगे मधुर आवाज के मालिक शैनटी चौहान, जो आपके चाहे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी या हो स्टार नाइट, स्टार डे, अपनी आवाज से कर देंगे मंत्र मुक्त। और साथ साथ मधुर आवाज के मालिक सोनू पाशयन, संदीप रुपट्टा, कार्तिक पुहारटा, सूरज झामटा, पारूष नेगी, चंदन शर्मा, तक्षक, जिंता जैसे कमेंटेटर और अनुभवी एंकर का साथ, और एक अच्छी वीडियो कवरेज जिसमें आपको देखने को मिलेगा भारद्वाज प्रोडक्शन और शुभम फोटोग्राफर्स और प्रोफेशनल कैमरामैन हर्ष चौहान, दीक्षित, भारद्वाज, शुभम शर्मा का साथ। तो एक बार दीजिए सेवा का मौका। वीडियो में दर्शाए नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा प्रयास, आपका विश्वास, और बने रहे मंडलगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।